हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। पहली क्लास हमने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाली क्लास पूरी कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप की होती है, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब उसका थ्योरी फॉर्म आज की क्लास में पूरा करते हैं, क्योंकि पूरे सेल की जितनी भी स्ट्रक्चर थी वो मैंने बता दी। सिंगल सेल की हमने प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, मल्टी सेलुलर की आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, उनमें पाई जाती है। तो उनमें क्या क्या मैंने मटेरियल होता है वो सारा मैंने आपको डायग्राम के बेस पे दिखा दिया था। आज उनकी हम स्टडी करते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं कि जीन क्या होता है। हम अंदर से लेके पहले स्टार्टिंग जीन से करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे जीन के बाद हम डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपके माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ लेंगे, फिर प्लांट और एनिमल की जो सेल है उनमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ऐसा करके पूरी हमारी क्या हो जाएगी, पूरी थ्योरी है ना जो सेल से रिलेटेड जितनी भी जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में आज के काम वो पूरी हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाला पोर्शन। और जिसने भी क्लास नहीं ली तो पीछे वाली क्लास जाके लीजिएगा, तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैम सिर्फ पढ़ा रही है, समझाने रही, क्योंकि मैंने समझाने का काम कल वाली क्लास में कर दिया, तो आज मैं पढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, आपको करवा रही हूँ मतलब। तो देखिए जी, ये हमारी सेल है। हमने पढ़ा था ना कि सेल के बारे में। सेल के अंदर हमने सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल मिलता है आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। उसके अंदर भी आपको फिर उसके अंदर आपको क्या मिलता है, एक न्यूक्लियस मिलता है, फिर आपको एक फाइबर जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड फाइबर। वही क्रोमेटिड फाइबर आपका क्या बना लेता है, क्रोमोजोम बना लेता है। कल वाले का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि उसको ईजिली हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम ही हमारे क्या होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, तो वो आपको क्या करें भाई, वो आपका पार्ट डीएनए कहलाएगा। डीएनए का एक पार्ट आपका कहलाएगा, जीन कहलाएगा है। छोटे छोटे जीन के टुकड़े एक साथ मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपके जीनोम कहलाएगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें से हमने क्या निकाला भाई, ये क्रोमोजोम निकाला है। कितने क्रोमोजोम है हमारे, जो 46 क्रोमोजोम है, मेल और फीमेल दोनों में। पर इसमें क्या होता है, 44 तो हमारे सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो अलग क्या होते हैं भाई, एक्स। तो एक्स एक्स हमारे किसमें मिलेगा, फीमेल्स में, यानी वुमेन में एक्स एक्स मिलेगा, और हमारे मेल्स में क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई मिलेगा। तो ये हमारे 44 क्रोमोजोम आपको कहाँ मिलेंगे, पूछ भी सकते हैं ना, 44 क्रोमोजोम या 46 क्रोमोजोम आपके इस फॉर्म में पूछेंगे। 44 प्लस एक्स क्रोमोजोम कहाँ मिलेंगे आपको, तो आप कहाँ बताएंगे भाई, न्यूक्लियस में आपके मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करिए, जीन है। ये भी हम मैंने बताया था कि जीन किससे बनता है, आपके न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड फिर किससे बनता है वो भी बताया था आपको। न्यूक्लियोटाइड आपके नाइट्रोजन बेस से, आपके फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, तीन चीज से मिलकर आपके क्या बनता है न्यूक्लियोटाइड। वही यूनिट क्या बनाती है, आपके जीन बनाती है। और जीन इसीलिए आपके क्या, जीन ही सबसे आपकी छोटी यूनिट है, जो आपके क्या काम करते हैं भाई, आपके आपके कैरेक्टर ट्रांसफर का काम करते हैं। कहाँ से, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर, या आपके आगे वाली जो प्रोजनी आएगी, ऑफ स्प्रिंग आएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे भाई, जीन्स हमारे करेक्टर ट्रांसफर का काम करते हैं। कौन सा करेक्टर ट्रांसफर कर सकते हैं भाई, आपके हेयर्स का कलर हो गया, आपकी आईज का कलर हो गया, किसी का जैसे ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, या किसी की कैटी आईज का होती है। सारे जो कलर आ रहा है हमारे, किसी की हाइट होगी, ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं किसके बेस पे हो रहा है भाई, हमारे ये जो छोटी सी यूनिट दिख रही है ना आपकी जीन, इसके बेस पे आपके क्या हो रहा है भाई, ये सारे करेक्टर डिसाइड होते हैं। जब हमारे मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ेंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो उनमें जो ट्रांसफर होगा, उनमें जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा, वो आगे वाली जनरेशन में जाएगा, और उसकी बेस पे हमारे क्या था, आगे वाली जनरेशन होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं जीन के भाई हमारे बेसिकल फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, कि आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर होने के लिए बेसिक यूनिट क्या भाई, आपकी हमारी जीन है। ठीक है, तो जीन किसका पार्ट है भाई, डीएनए का। कैसे पता चला कि डीएनए का पार्ट है, क्योंकि हमने इसकी स्टडी कर ली थी। आप देख सकते हैं कि डीएनए का, ये क्रोमोसोम का हमने एक पार्ट लिया, उसमें आपको क्या मिला भाई, आपको डीएनए मिला। डीएनए में आपको क्या मिल रहा है, फिर एक क्रोम आपके जीन मिल रहा है। तो किसका पार्ट है भाई, हमारे ये डीएनए का ही पार्ट है। और ये हमारे कंट्रोल, हमारे जितने भी फिजिकल आपके, आप बाहरी तौर पे आप देखते हैं जितने भी करेक्टर है, कौन कंट्रोल करता है उस पर, आपके जीन करेक्टर, जीन आपके उस पर कंट्रोल करता है। इंडिविजुअल प्लांट या एनिमल या कोई भी हमारे, ये हमारे करेक्टर ट्रांसफर करवाते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो कौन डिसाइड कर रहा है, आपके जीन कर रहा है। तो ये किसकी यूनिट है भाई, आपकी हेरिडिटी की यूनिट है, अनुवंशिकता की यूनिट क्या है, आपकी जीन है। फिर आप जीनोम क्या भाई, ये बहुत सारे जीन्स का सेट, एक यानी ग्रुप ऑफ जीन्स बोल सकते हैं, सेट ऑफ जीन्स क्या कहलाता है, आपके जीनोम कहलाता। तो जीन क्या भाई, एक कंप्लीट सेट है एक जीन का, चाहे उसमें हाइट के सारे करेक्टर आ जाएंगे उसमें, या फिर हमारे कलर के सारे एक सेट हो जाएगा हमारे, तो ये सारा सेट क्या कहलाता है, आपके जीनोम कहलाता है। और ह्यूमन का जो हमारा जीनोम है, ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ क्या इंस्ट्रक्शन है। जैसे आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं, रेसिपी की बुक होती है ना, जैसे आपको कोई भी सब्जी बनानी है, वैसे आपको अगर ह्यूमंस के बारे में अगर जानना है, उसके करेक्टर के बारे में, कि जैसे मेरे पेरेंट्स कौन है, आपके मतलब कि आपके आसपास कोई दोस्त है उसके पेरेंट्स कौन है, तो उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, जीन के बारे में। अगर आप
स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सारे हमारे क्या करेक्टर को डिफाइन कर चुका है कि हाँ कौन से जीन हमारे किस करेक्टर को डिसाइड करते हैं। तो उस पर हमारे आपको क्या मिलेगा, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जीन्स का, वो जिससे आपको क्या मिले, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो क्या कहलाता है, आपके जीनोम कहलाता है। अब जीन का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है भाई, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस लीनियर वे में हमारे जैसे ऐसे जीन ऐसे अरेंज है ये हमारे हैं, तो जीन जिस इस फॉर्म में लीनियर फॉर्म में जैसे अरेंजमेंट है इनका, वो क्या कहलाता है, आपका जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इनकी 3D स्ट्रक्चर क्या कहलाती है भाई, इनकी 3D स्ट्रक्चर ही है। नॉर्मल में तो आप देख नहीं पाएंगे ना, तो ये 3D स्ट्रक्चर में इनको रिप्रेजेंट करना, ताकि हम इसको देख सके कि हाँ कौन सा बॉन्ड किस, कौन से हमारे नाइट्रोजन बेस का बॉन्ड किसके साथ बाउंड हो रहा है। जैसे आप देखेंगे, हमने कल ही देखा था कि हमारे जो एडेनिन नाइट्रोजन बेस है किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हमारे थाइमिन के साथ बनाता है। ऐसे हमारे ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हमारे साइटोसिन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ये सारे चारों हमारे नाइट्रोजन बेस, चार ही नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, और किस में मिलते हैं, आपके डीएनए में मिलते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है, इनकी स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करनी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से दिख सके, इसलिए आप उस चीज को क्या बोले भाई, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन बोले। अब क्रोमोसोम आपको दिख ही रहा है, आपने जीन देखा, सबसे छोटी यूनिट पढ़ ली ना आपने। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या भाई, अभी देखा आपने, क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, है ये क्या हमारे यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाती है अभी, क्रोमोसोम कहलाती है। क्रोमोसोम किससे बना होता है, हमारे एक इसमें स्टोन प्रोटीन होता है, एक हमारे इसमें डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है। इस क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, और इसमें क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड हमारा डीएनए, डबल स्ट्रैंड हमारा डीएनए होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हमारे की पार्ट, क्रोमोसोम हमारे की पार्ट ऑफ किसका भाई, इंश्योर हमारे डीएनए इज एक्यूरेटली कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पास्ट मेजॉरिटी सेल डिवीजन। हमारे जो आप इसमें कहने का मतलब कि वैसे तो हमारे क्रोमोसोम किस में मिलेगा आपको भाई, धागे जैसे फॉर्म में मिलेगा, पर ये अरेंजमेंट कब मिलेगा आपको, कि क्रोमोसोम को आप डिफाइन कर सके कि ऐसे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ऐसी होती है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, आपको डिफाइन करना है। तो ये वाली स्ट्रक्चर आप किस वाले प्रोसेस में डिफाइन करें, जब सेल क्या करते हैं, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उस टाइम आप इस ऐसी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्रोमोसोम के बारे में हो गया है। अगर थोड़ा सा भी अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो, जैसे आपके ह्यूमंस में कितने 46 क्रोमोसोम है, अगर इसमें आ गए 45 हो गए, जैसे आपको या फिर जिससे आपके टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। आपके इसमें अगर कॉपी आ गई, जैसे आप डाउन सिंड्रोम देखेंगे, इसमें एक 21 क्रोमोसोम होता है ना, उसकी एक कॉपी आ जाती है, यानी ट्राइसोमी हो जाती है, तो उससे भी आपके क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजमेंट हुआ, तो हमारे क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज कहलाएगी, वो जेनेटिकल डिजीज कहलाएगी, ठीक है। ये जैसे टंडन सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं आपके, और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक 21 पेयर जो क्रोमोसोम होता है ना, उस पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो क्या हो जाती है, हमारी ट्राइसोमी हो जाती है। तो वो क्या किसमें कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, आपके डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ऐसे हमारे पटाउ सिंड्रोम होता है, 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें चेंजमेंट आ जाए हैं। ऐसे हमारे एक होता है क्लिफेंट्रो सिंड्रोम होता है, ऐसे हमारे एक जिसमें लेसबियन बनते हैं, गे बनते हैं, ये जो ट्रांसजेंडर बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, कहीं ना कहीं में किसमें चेंजमेंट हो रहा है, ये सारे क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है भाई, इंडिविजुअल थोड़ा सा दूसरे इंडिविजुअल से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्रोमोसोम के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में है। डीएनए की फुल फॉर्म तो आप सबको याद हो ही गई होगी ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सेकंड जो हमारे शुगर होती है, इसमें राइबो शुगर, उसमें क्या होता है, सेकंड कार्बन पे क्या होता है भाई, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, नहीं होता, जिसकी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोल देंगे। ये ऑर्गेनिक केमिकल है, क्यों भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, कार्बन कंपाउंड भी तो प्रेजेंट होते हैं ना सारे, इसमें ऑर्गेनिक इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आप बोलेंगे आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, जीन से आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रही है, वो आपको डीएनए भी तो मिली थी आपको, तो वो क्या कंटेन करता है, आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। फिर क्या करता है भाई, अपनी कॉपी करता है, किस प्रोसेस के थ्रू, रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपी बना लेता है। वही कॉपी इसके किस में काम आती है भाई, आरएनए को बनाने में काम आती है। फिर अगर आपके आरएनए बन गया, तो आप ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आप क्या बना सकते हैं, आप प्रोटीन बना सकते हैं। तो हमारे किस लिए काम आ रहा है, इनडायरेक्टली भी आपके या डायरेक्टली बोल सकते हैं, डीएनए आपके प्रोटीन बनाने के भी काम आ रहा है, ठीक है। एक की पार्ट है रिप्रोडक्शन का, की पार्ट है भाई, कैसे जब आपके मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में जुड़ते हैं, स्पर्म और ओवम आते हैं, तो 23 आपके स्पर्म में क्रोमोसोम होते हैं, 23 आपके ओवम में क्रोमोसोम होते हैं, तो दोनों कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर आपके क्या बनाते हैं भाई, एक जाइगोट बन गया। तो उसमें जो हमारे न्यूक्लियस हो गए, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके फिर 46 क्रोमोसोम हो गए। फिर हमारे 46 क्रोमोसोम है, तो उस क्रोमोसोम के पास किसका पार्ट होगा भाई, डीएनए का पार्ट होगा। डीएनए का पार्ट है, तो उसके पास किस चीज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जीन भी होगा। तो जीन होगा तो आपके करेक्टर भी डिसाइड हो ही जाएंगे ना। तो ये हमारे क्या किसका पार्ट हो गया भाई, हमारे रिप्रोडक्शन का भी एक पार्ट हो गया,
ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ऐसे भाई अब राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए हो गया है। आरएनए भी आपके न्यूक्लिक एसिड है, जैसे डीएनए भी आपके न्यूक्लिक एसिड था, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो हमारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। बस थोड़ा सा एक सिर्फ कार्बन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इनके दोनों में नाम में क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये भी न्यूक्लिक एसिड है हमारा, ये भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। अगर आपके आरएनए नहीं है तो आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं बन पाएगा, चाहे आप डीएनए है, डीएनए से आप प्रोटीन बनाएंगे, पर उसके लिए भी पहले आपका कौन सा प्रोसेस आएगा, ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस आएगा। वो क्या करेगा, आपके आरएनए बनाएगा, आरएनए होगा आपके पास, तभी आपके पास क्या बन पाएगा, डीएनए बनेगा। ठीक है, उसमें आपके 3 आरएनए होते हैं, मैसेज देने का जो काम करता है वो एमआरएनए होता है, जो ट्रांसफर का काम करता है वो आपका टीआरएनए होता है, और जो उसको चेंज करता है इसमें प्रोटीन बनाने में वो आरआरएनए होता है। ठीक है, तो 3 आरआरएनए होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं, आपके प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमारे डीएनए और आरएनए का डिफरेंस भी तो देख लेते हैं। अभी आपने पढ़ा, एक तो सिंपल सा है कि आपके इसमें क्या होगा भाई, हमारे सेकंड कार्बन क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज होगी, ये हमारे राइबोज शुगर होगी। ठीक है, ये तो आपके एक हो गया राइबोज शुगर वाला डिफरेंस। ठीक है, इसमें होता है हमारे बेसिस का डिफरेंस। 4 बेस होते हैं हमारे नाइट्रोजन बेस, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा एडेसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। तो इसमें तो आपके ACGT मिलेंगे, और इसमें आपके टी की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बॉन्ड आपको मैं बार बार लिख देती हूँ ताकि बॉन्ड याद रहे। तो आपका जो एडेनिन है ना, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, आपके यहाँ पे थाइमिन के साथ बनाएगा, और यहाँ एडेनिन किसके साथ बनाएगा, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आरएनए की बात करें, तो यहाँ पे हमारे एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ यूरेसिल के साथ बनाएगा। यहाँ हमारे थाइमिन किसके साथ, ये हमारे रुकी, ये हमारे गुआनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हमारे गुआनिन बनाएगा साइटोसिन के साथ, और यहाँ पे भी किसके साथ बनाएगा भी, ये हमारे भी गुआनिन किसके साथ, हमारे वो बनाएगा कौन सा, नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन बेस हमारे साइटोसिन के साथ। तो ये तो दो तो सेम है, बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, यानी यूरेसिल और थाइमिन। ये क्या चीज़ है भैया, नाइट्रोजन बेस है, तो ये इनमें ये दूसरा डिफरेंस ये हो गया। फिर आता है हमारे फाउंड इन सेल, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में एक और है, अगर आपके प्लांट सेल है तो आपके क्लोरोप्लास्ट में भी मिल जाएंगे हैं। कहाँ मिलेंगे आपको, डीएनए। अभी तो आपने देखा था न्यूक्लियस देखा, अब आप जब पढ़ेंगे ना माइटोकॉन्ड्रिया, अभी बताऊंगी कि सेल ऑर्गेनल मिलता है किसमें भाई, आपके प्लांट हो या एनिमल, या फिर फंगल सेल भी हो सकती है आपकी, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, जो क्या देता है, एनर्जी देता है। तो उसमें भी आपके क्या मिलता है भाई, आपके डीएनए मिलता है। किस नेचर का होता है भाई, उसमें सेमी ऑटोनोमस नेचर का होता है, उसमें एक ही डीएनए होता है हमारे सिंगल स्ट्रैंड का, पर जो हमारे न्यूक्लियस में होता है वो डबल स्ट्रैंड का क्या होता है, डीएनए होता है। तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर ये डीएनए आपको कहाँ मिलेगा, सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का में मिलेगा, और अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा। तो 3 जगह आपको क्या मिल जाएगा, डीएनए मिल जाएगा। चलिए जी, अब देखते हैं हमारे इसमें कहाँ मिलेगा, आपको साइटोप्लाज्म में आरएनए मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा, और राइबोसोम में मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस वाला तो आप कौन बना रहा है, आपके न्यूक्लियस वाला आरएनए कौन बनाता है, आपका न्यूक्लियस बनाता है। उसके बाद आपके राइबोसोम पे मिलते हैं, जो वो मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए के थ्रू राइबोसोम में चले जाते हैं, और फिर वो हमारे साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं। तो हमारे आरएनए आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल जाएगा, न्यूक्लियस में भी मिल जाएगा, और राइबोसोम में मिल जाएगा। तो आपको डिफरेंस याद रखना है, राइबोसोम पे क्या नहीं मिलता, आपके डीएनए नहीं मिलता, राइबोसोम पे आरएनए क्यों मिलता है, क्योंकि राइबोसोम किस, ये हमारे जो आरएनए है, ये जो राइबोसोम है, किस आरएनए की हेल्प से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इसलिए राइबोसोम पे क्या मिलते हैं, आपको आरएनए मिलते हैं। फिर डबल स्ट्रैंड हो गया भाई हमारे इसके पास, विद लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, किसकी भाई, डीएनए की है। ये हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है विद शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो दोनों में ही मिलेंगे, पर इसमें क्या होता है, इसमें डबल चेन मिलेगी आपको, इसमें सिंगल चेन मिलेगी। ये हमारे सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, जो फिर वो कॉपी आती है, फिर उसके थ्रू क्या होता है भाई, हमारे उससे आरएनए बनता है। ये हमारे सेल्फ, इनकी कॉपी नहीं होती है, रेप्लिकेट नहीं करते। आपको अगर आपके पास डीएनए है तभी आपके पास क्या बन पाएगा, आपके आरएनए बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंस हो गया किसमें, डीएनए और आरएनए में। अब हम देखते हैं भाई थोड़ा सा और सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये किसके बारे में पढ़ रहे थे भाई, ये भी सेल के बारे में था। सेल के अंदर की जो सबसे बेसिक यूनिट थी ना, सेल खुद वो एक बेसिक यूनिट है, उसके अंदर भी सबसे छोटी यूनिट बताई जाए, जो आगे आपके हेरिडिटी या करेक्टर्स को कंट्रोल करती है, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा सेल के बारे में देख लेते हैं कि सेल कितने टाइप की, 2 ही टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसमें भी टाइप्स आ जाते हैं, वो अलग बात है। चलिए आप देखते हैं हमारे सेल के, भाई क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, कि सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए तो आपकी लाइफ की क्या भाई,
एक सेल है, स्मॉलेस्ट हो गई, और बेसिक यूनिट वो रिस्पॉन्सिबल है भाई आपके जितने भी प्रोसेस आपके लाइफ के कैसे हो सकते हैं भाई प्रोसेस, जैसे आपके सांस लेने का हो गया, आपके चलने फिरने का हो गया, आपके खाने का डाइजेशन का हो गया, आपके एक्सक्रीशन का हो गया है, आपके सोचने थिंकिंग का प्रोसेस हो गया। ये सारे जो प्रोसेस आपके लाइफ के एक इंसान के सर्वाइवनेस के लिए जरूरी है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए जरूरी है, जितने भी ये प्रोसेस है किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं या किसके बिना नहीं हो सकते, एक सेल के बिना नहीं हो सकते। यानी एक सेल जरूरी है कोई भी चीज के काम करने के लिए हमारी बॉडी में या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो सेल हमारे सबसे छोटी यूनिट होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, यानी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एक सेल होगी। फिर अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे सेल मिलके क्या बना लेगी, पहले बाद में मल्टी सेल्स बना लेगी, फिर वो सेल एक पूरी बॉडी का निर्माण कर देगी। तो कैसे, पहले तो आपके क्या बनेगी, सेल्स बनेगी, सेल्स क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे, टिश्यू क्या बना लेंगे, आपके टिश्यू ऑर्गन बना लेंगे, ऑर्गन क्या बना लेंगे भाई, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। जैसे ह्यूमन में ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से, बहुत 11 ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं आपके। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे किस में बन जाएंगे, ह्यूमन में। तो फिर इतने सारे सिस्टम आते हैं, आपके क्या बन जाएगी, कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। क्या क्लियर हुआ ना। तो सेल इसलिए सबसे छोटा आपको क्या चाहिए, सेल होनी जरूरी है। सेल के बिना ये हमारे टिश्यू नहीं बन पाएंगे, ऑर्गन भी नहीं बन पाएगा, और ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। पर एक सेल अगर सिंगल भी है तो भी वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। तो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी तो वो क्या कहलाएगी, एक ही सेल है तो प्रोकैरियोटिक हो जाएगी। बहुत सारी सेल है वो आपकी यूकैरियोटिक हो जाएगी। है ये हमारे एक सेल है, उसको सर्वाइवनेस के लिए उसको ज्यादा प्लेस थोड़ी चाहिए, तो वो छोटी सी अपने आप को क्या कर लेगी, सर्वाइव कर लेगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारे क्या होती है, छोटी होती है, यूकैरियोटिक्स बड़ी होती है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, कल हमने देखा था, हमने 3 टाइप की सेल की स्ट्रक्चर देखी थी ना, एक प्रोकैरियोटिक की, एक प्लांट की और एक हमने एनिमल्स की। तो आपने जो प्लांट्स प्रोकैरियोटिक की देखी थी उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा था ना, उसमें ऐसी सेल थी आपकी। उसमें क्या होता हमारे ऐसे फॉर्म में क्या मिल रहा था आपको, क्या मिल रहा था, जेनेटिक मटेरियल मिल रहा था, जिसको आपने क्या बोला, न्यूक्लियोइड बोला था ना। तो इसके एक बाउंड्री थी सेल वॉल की, एक फिर बाउंड्री किसकी थी आपके, इसकी बाउंड्री थी हमारे कैप्सूल की, जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके फिंगर जैसे आपको प्रोजेक्शन मिले थे, ये क्या थी, इसकी पाइल्स हो गया, पिलाई बोल देंगे। फिर एक वो इसको घूमने के लिए एक स्ट्रक्चर थी, फ्लैजिला था। ये तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी भाई, हमारे ये प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर होगी। इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, सही बात है भाई, एक ही क्रोमोसोम मिलता है इसमें है। और इसमें और ऑर्गेनल आपको कुछ नहीं मिलता, कौन सा मिलता है, सिर्फ एक ही मिलता, आप मिला था आपको क्या, राइबोसोम मिला था ना आप में, एक ही ऑर्गेनल था, कौन सा था, राइबोसोम था, और कोई भी ऑर्गेनल इसमें नहीं थे। और किसमें थे भाई, हमारे यूकैरियोटिक्स में थे। कौन से थे आपके, जैसे आप देख सकते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एप्परेटस, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, और आपके देख सकते हैं आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारे ऑर्गेनल किसमें मिलते हैं, आपके यूकैरियोटिक मिलते हैं। प्लास्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सारे इसमें मिलेंगे, इसमें आपको एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन या बडिंग। तो इसमें सेल डिवीजन तो होता है, क्यों, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन करता है। कौन सी रिप्रोडक्शन होती है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वही पेरेंट क्या करता है, या तो अपने आप को डिवाइड कर लेगा, यानी अपनी बॉडी को क्या करेगा, बड़ा करेगा, फिर उसमें क्या कर लेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिवाइड कर लेगा और 2 सेल बन जाएगी। ऐसे इसकी क्या होती है, हमारी आगे जनरेशन आती रहती है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या तो फिजन यानी अपनी सेल को डिवाइड कर लेगा, या अपनी बॉडी पे एक बर्ड लेके आएगा एक्स्ट्रा, उसको थोड़ा थोड़ा डेवलप करेगा, और वो बर्ड आगे जाके क्या बन जाएगा, जब वो मेच्योर हो जाएगा तो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगा, न्यू बॉडी बना लेगा। तो हमारे प्रोकैरियोटिक में फिजन या बर्डिंग के थ्रू क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। ये हमारे प्रोकैरियोटिक के बारे में हो गया। अब इसमें भाई मोर देन क्या होते हैं, 1 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल देखें, क्योंकि हमें ज़्यादा स्टडी किसकी करनी है, ह्यूमंस की करनी है। तो ह्यूमंस का आप देख सकते हैं, तो कितने 46 क्रोमोसोम मिल रहे हैं ना, तो एक से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम मिलेंगे। इसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कल हमने डायग्राम देखा ही था, ऐसे प्लांट सेल का देखा था। प्लांट सेल थोड़ी सी क्या होती है, फ्लैट होती है, और एनिमल सेल थोड़ी ओवल जैसी होती है। एनिमल सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन मिली थी, इसमें आपको बाहर की साइड क्या मिली, सेल वॉल मिली थी। फिर आपके इसमें बड़ी सी मिली थी वैक्यूल, इसमें फिर न्यूक्लियस मिला आपको है। इसमें आपको फिर क्या मिला, आपको न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल मिला आपको है। इसमें बड़ा क्या मिला था, आपको न्यूक्लियस मिला, और इसमें आपको और बाउंड्री से मिली थी ना। तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारे एनिमल की हो गई, ये हमारे प्लांट सेल हो गई। थोड़ा सा बना ही देती हूँ मैं। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिले थे, ऐसा हमने कल डायग्राम देखा था ना। तो ये हमारे प्लांट सेल हो गया, एक साइड हमारे एनिमल सेल हो गए, इनमें सारे ऑर्गेनल्स मिलते हैं।
अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं सेल की। ये तो कितने टाइप की सेल हो गए आपके, 2 ही टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। 2 टाइप की सेल देख लिया आपने। प्रोकैरियोटिक है जो सबसे पहले आती है, प्रो यानी आप देखते हैं ना, प्रो चीज़ जो पहले आती है, प्राइमेटिव टाइप की होती है, तो कहीं न कहीं उसमें क्या होती है, थोड़ी क्या होती है, कमी होती है, फिर उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। यूकैरियोटिक्स, यू वर्ड होता है गुड चीज़ों के लिए कि हाँ, जिसमें कुछ अच्छाइयाँ मिले, तो जिसमें थोड़ा एडवांसमेंट चीज़ें आ जाती है, तो किस में आ जाती है, यूकैरियोटिक्स में आ जाती है। तो बस ये हमारे इसका डिफरेंस हो गया। अब सेल, एक सेल की बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक्स में, तो क्या-क्या चीज़ मेन हो सकती है भाई उसमें है? उसका एक देखते हैं कि हमारे सेल के पास क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी, 3 पार्ट हो गए एक सेल के पास। सबसे बाहरी कवरिंग क्या होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन होगी, जो कि अगर कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ को क्या करेगी, बाहर जाने देगी। यानी इसे सेमी परमेबल नेचर की होती है, सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देगी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, फिर क्या होता है सेल कहीं न कहीं इन्फेक्टेड हो जाएगी ना, इसलिए क्या करेगा, कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा, कुछ नहीं आने देगा। फिर आता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होगा हमारे पास, ठीक है? और हमारे इसमें साइटोप्लाज़्म होगा, ठीक है? क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज़्म होगा। फिर आप देखते हैं हम इनके थोड़े से इनके बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन अभी बताया मैंने क्या होता है भाई, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ सेल, कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू या आउट ऑफ द सेल। क्या करती है, मटेरियल को अपनी मतलब कुछ को अंदर आने देती है, कुछ को बाहर जाने देती है अपनी मर्जी से, ठीक है? ऐसे नहीं कि हर कोई भी आ जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन इसलिए सिलेक्टिव आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सिलेक्टिव बोल दीजिए, चाहे आप सेमी बोल दीजिए, ठीक है? पूरी तरह परमेबल नहीं है ये, क्या है, सिलेक्टिव परमेबल है या सेमी परमेबल है, पूरा लिख देती हूँ। हाँ, चलिए हमारे सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। फिर आता है न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस कल हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस क्या होता है, जो हमारा क्या कंटेन करता है, आपके जेनेटिक मटेरियल या कंटेन करता है, क्या हो गया भाई, आपके डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है। और क्या करता है, न्यूक्लियोलस क्या करता है भाई, ये हमारे आरएनए बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर आपको आरएनए बनाना है तो आपके लिए, उसके लिए क्या चाहिए, आपको न्यूक्लियोलस चाहिए, ठीक है? तो आरएनए फॉर्मेशन में आपको न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। इसमें और क्या होता है भाई, हमारे न्यूक्लियोलस हो गया, इससे डेंस रीजन होता है जो आरएनए बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सी साइड पे, राइबोसोम की साइड, ठीक है? तो अब देखते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस मिलेगा है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटी सारे साइटोप्लाज्म में ही होगी। जैसे अगर प्रोटीन बन गया तो उसका पैक का काम कहाँ होगा, आपके साइटोप्लाज्म में होगा। इसका ट्रांसफर करना है आपको कोई सेल से दूसरे सेल के बीच में, तो भी हमारे पहले वो न्यूक्लियस से, अगर सेल साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरे सेल में जाएगा। तो ये हमारे क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म हमारे लिक्विड मटेरियल कंटेन करता है। और सारे ऑर्गेनल जितने भी आपके आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से लेके आपके न्यूक्लियस, अब जितने भी आप देखते हैं 10 बार आपके, जितने मैं बता देती हूँ एक बार, जितने भी आपके देखिए साइटोप्लाज्म और कितने ऑर्गेनल कंटेन करता है। कुछ बॉडीज होगी, इंक्लूजन बॉडी होगी आपकी, साइटोस्केलेटन हो गया है। फिर आपको क्या कंटेन करेगा, आपके दिखाई दे रहा है ना। फिर और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करेगा, न्यूक्लियस हो गया आपके, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एप्परेटस हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया है। ये सारे सेल ऑर्गेनल कौन कंटेन करता है, हमारे साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, ठीक है? कुछ फाइबर जैसी होती है, कुछ का अलग अलग फंक्शन होता है, कुछ हमारे खाने को स्टोर करेगी है, कुछ खाने को जो वेस्ट हमारे मटेरियल है उसको क्या करे, नष्ट करने का काम करेगी। तो अब सारे ऑर्गेनल हैं, इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं हमारे, इन सारे के एक फंक्शन देख लेते हैं। ज़्यादा बड़े फंक्शन नहीं है, आपको बस एक एक फंक्शन है, कुछ के हैं ज़्यादा। अगर डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, आप इस चैप्टर में इसलिए पढ़ना क्योंकि अब इनका रोलमेंट आएगा, ठीक है? चलिए, न्यूक्लियस क्या करता है भाई, आपके डीएनए स्टोरेज है। डीएनए में क्या होता है, आपके जीन होता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी कौन सी, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में क्या बनाता है, ये एनर्जी बनाता है। फिर आता है एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या करता है भाई, आपके इससे राइबोसोम नहीं होते, इसका सरफेस एकदम एकदम क्या होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, इस पे राइबोसोम नहीं मिलेंगे, तो ये क्या करेगा, लिपिड बनाने का काम करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। फिर आर क्या करते हैं, इसके आर आ गया तो यानी रफ है इसका सरफेस, यानी इसकी सरफेस पे राइबोसोम है। जहाँ भी राइबोसोम आ गए तो क्या काम करेंगे, आपके प्रोटीन बनाने का काम करेंगे हैं। आप ये दो आपके प्रोटीन बन गए हैं, इनका पैकेजिंग का काम करना है, तो फिर आपके लिए एक ऑर्गेनल आ गया, गोल्जी एप्परेटस। तो ये क्या करे, इसको
सेल्स पोस्ट ऑफिस बोलते हैं या ट्रैफिक पुलिस भी बोल सकते हैं इसको सेल की। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं क्या करता है, पहले ये चीज़ों को चेक करता है, फिर ये आगे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो कहीं न कहीं चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, पैक करने का काम करता है। पैक अब क्या करें भई, हम प्रोटीन बना रहे हैं, लिपिड बना रहे हैं, इन्हीं की अच्छे से पैकेजिंग करेगा। फिर अगर सेल में ज़रूरत है तो सेल को देगा, नहीं तो अगर दूसरे सेल अच्छे से नहीं बना पा रहे तो दूसरे सेल को दे देगा, है। सारे सेल अच्छे से फंक्शन करे, ज़रूरी तो नहीं ना, एक हेल्दी इंसान के तो कर सकते हैं सारे सेल फंक्शन। पर जिसमें थोड़ी-सी भी अगर पैथोजेनिक इफ़ेक्ट हो रहा है उसमें, तो वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो उसमें फिर दूसरी सेल क्या करे, काम करे। जैसे किसी की नर्व सेल काम नहीं कर रही, किसी की अगर हमारी हार्ट की सेल काम नहीं कर रही, तो फिर क्या करे, उसके आस-पास की सेल वो काम करेगी और उसकी पूरी रिक्वायरमेंट करेगी। फिर होता है हमारे क्या करें भई, ये ट्यूब्स होते हैं हमारे, ये भी हमारे एससीआर और आरआर भी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, और ये हमारे गोल्गी एपेरेटस भी हमारे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं, हमारे वेसिकल्स या वैक्यूल कंटेन करती है हमारे, प्रोटीन मॉडिफिकेशन करती है, ट्रांसफर करती है मटेरियल का, और उसका क्या करती है, हमारे सिंथेसाइज किसके में, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और लाइसोसोम के सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। तो मेन तो आपको किसका याद रखना है, लाइसोसोम। पूछा गया कि एग्जाम में लाइसोसोम किससे बनते हैं, तो आप बताएंगे कि हमारे गोल्गी एपेरेटस क्या करती है। गोल्गी एपेरेटस का जो पार्ट हमारा पैकेजिंग में काम नहीं आता, वो क्या किस में काम आ रहा है आपके, वो आपके लाइसोसोम बन जाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो हमारे जो आपके लाइसोसोम का फंक्शन भी आएगा, जिसको आप सुसाइडल बैग बोलते हैं। वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। जब सेल खुद काम नहीं करती, या सेल में कुछ बाहर का मटेरियल आ गया, या कोई वेस्ट मटेरियल आ गया है, या कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया है, तो वो क्या करते हैं, सेल उसको ब्रस्ट कर देगा। तो ब्रस्ट करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम ही करेगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये प्रोटीन डिस्ट्रक्शन करेगी। कार्बोहाइड्रेट, ये जरूरी नहीं कि प्रोटीन का करे, कार्बोहाइड्रेट का भी कर सकती है, फैट का भी करेगी ये है हमारे। और हमारे क्या बच गया, विटामिन हो गए, इन सब के भाई डिस्ट्रक्शन का काम कौन करता है, आपके लाइसोसोम करता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, या डाइजेस्टिव एंजाइम बोल सकते हैं, वो इसमें किस में प्रेजेंट है, आपके लाइसोसोम में। अगर सिर्फ आपको लिपिड का आपको तोड़वाना है, लिपिड का डिस्ट्रक्शन करना है, तो कौन से स्ट्रक्चर आपके पेरोक्सिसोम आपके स्ट्रक्चर है, वो हमारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो वो क्या करते हैं, लिपिड को तोड़ने का काम करते हैं हमारे सेल के अंदर। फिर आता है क्रोमोसोम। ये क्या करता है, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिसाइड करता है। कैसे भाई, जैसे आप मेल का एक्स वाई हो गया, फीमेल का एक्स एक्स होगा, तो जो एक्स, ये किसके बेस पे डिसाइड हो रहा है भाई, क्रोमोसोम के बेस पे ही डिसाइड हो रहा है। आप इनके बेस पे नहीं बता सकते ना, आप माइटोकॉन्ड्रिया के बेस पे बता सकते हैं ना, ईआर के बेस पे ना, गोल्गी एपेरेटस के बेस पे, इन किसी के बेस पे नहीं बता पाएंगे। पर किसके बेस पे बता पाएंगे, क्रोमोसोम के बेस पे बता पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल। तो ये कौन डिसाइड करवाता है, आपके क्रोमोसोम डिसाइड करता है। इसलिए इसमें हमारी क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। कौन सा भाई, डीएनए हो गया आपका। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट भाई है। राइबोसोम तो बता ही दिया क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, प्रोटीन बनाने का काम करता है। सेल में कहीं पे भी प्रोटीन की जरूरत है तो आपके राइबोसोम बना देगा, है। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, किसकी हेल्प से बनाएगा, अगर आरएनए है तो ही बन पाएगा, ठीक है। फिर आता आगे हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसको किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। जैसे आपके किचन में आपका खाना बनता है, वैसे हमारे सेल के अंदर अगर खाना बनता है तो कहाँ बनेगा वो खाना, आपके क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। तो ये पिगमेंट कंटेन करता है, कौन सा, क्लोरोफिल। इस पिगमेंट के बिना आपके खाना नहीं बनेगा। तो क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जिसमें CO2 हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करती है सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपका खाना बनाती है। फिर आता है वैक्यूल। ये क्या करते हैं भाई, पानी स्टोर कर लेता है हमारे, या फिर अदर मटेरियल भी इसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जो भी आपके टॉक्सिक मेटाबॉलिक मटेरियल है, ज़्यादातर प्लांट्स में ये बड़ी साइज में होता है। तो प्लांट में टॉक्सिक मटेरियल कहाँ ज़्यादा स्टोर होते हैं, वैक्यूल में स्टोर होते हैं। जो ओनली प्लांट्स में वैक्यूल्स पाई जाती है उसको देखते हैं। कल मैंने बताया भी था आपको ना, वो स्ट्रक्चर बनाई थी प्लांट की, कैसी थी, हमारी फ्लैटन थी, और हमारी उसकी एनिमल्स की थोड़ी ओवल जैसी थी ना। तो हमारे सबसे जो आप देखेंगे प्लास्टिड्स, जो अभी देखा आपने, क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है, सिर्फ प्लांट्स में ही तो मिलता है ना। तो वो क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, इसी प्लास्टिड का पार्ट है। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं ना। कुछ प्लास्टिक तो क्या करते हैं, प्लांट के जैसे आप फ्रूट खाते हैं तो कलर देने का काम करते हैं, कुछ उसको स्टोर करने का काम करते हैं, कुछ क्या करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। तो हमारे जो 3 टाइप के हैं ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट तो क्या करेगा भाई, आपके खाना बनाएगा। क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमो वर्ड कलर के लिए होता है, तो कलर देगा हमारे। ल्यूकोप्लास्ट आपके क्या करे, फूड स्टोरेज का काम करेगा। फिर है तो प्लास्ट भी हमारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं। वो डबल मेम्ब्रेन कौन होते हैं भाई, आपके न्यूक्लियस हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें भी खुद का क्या होता है, डीएनए होता है हमारे, किसमें, क्लोरोप्लास्ट। ये पढ़ेंगे अभी, चलिए। ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, अभी बताया मैंने। इसमें सिंथेसाइज कौन करेगा खाने का, क्लोरोप्लास्ट। स्टोरेज कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट। और कलर कौन दे देगा, क्रोमोप्लास्ट। इजिली याद हो गया ना आपके। इस इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली फाउंड विद इन द सेल ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट। सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, कौन भाई, प्लास्टिड आपके।
एनिमल्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि एनिमल्स तो क्या करते हैं, हीटरोटॉपिक नेचर के होते हैं ना, प्लांट से अपना खाना लेते हैं, दूसरे एनिमल से अपना खाना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है भाई हमारा। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर देता है, जिससे फ्रूट और फ्लावर का जो कलर होता है ना, किसी का रेड किसी का ग्रीन, ये जो कलर होते हैं, ग्रीन तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और जितने भी कलर हो गए आपके, येलो फ्रूट हो गए जैसे रेड हो गए, ये किसकी वजह से होता है, आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जैसे आप गाजर का कलर देखे हैं, कैरोटीन की वजह से क्या होता है, आपके रेड कलर होता है। जैसे लाइकोपिन टमाटर में होता है आपके, उसकी वजह से क्या होता है, टमाटर का कलर रेड होता है। एक क्वेश्चन भी याद रखना कि टमाटर का कलर किसकी वजह से रेड होता है, लाइकोपिन की वजह से, और कैरेट का कलर ऑरेंज कलर होता है ना, थोड़ा रेडिश ऑरेंज होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है। और लिकोप्लास्ट आपके क्या करता है भाई, खाने या आपके स्टार्च फैट या प्रोटीन को स्टोरेज का काम करते हैं। आप पोटैटो को देखेंगे ना, उसमें जो स्टोरेज हो रहा है वो कौन स्टोर कर, आपके लिकोप्लास्ट स्टोर करता है। ये प्लास्टिक सबसे पहले हमारे डिस्कवर किसने की थी, अर्नेस्ट हैकेल हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, पर बाद में इन्होंने फर्स्ट किसने इसको डिफाइन किया था, AF स्विमर ने इनको क्या किया था, स्विम्पर ने इन्होंने इसको पहले टाइम क्या किया था, क्लियर डिफाइन किया था कि हाँ क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप्स है, क्या क्या ये सारे टाइप्स काम करते हैं। अब दूसरा ऑर्गेनल जो सिर्फ प्लांट में मिलता है वो हमारे सेल वॉल है। पहले तो आपका क्या मिल गया, प्लास्टिड मिल गया, दूसरा आपके सेल वॉल, जो आपके बारिश आउटर साइड होते हैं, जो प्लांट को क्या करते हैं, बाहरी एक्सटर्नल चीज़ों से बचाने का काम करती है, क्योंकि हमारे अंदर तो स्किन है, या नॉर्मली हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, अगर कोई भी अगर मच्छर आएगा तो उसको मारने का आप काम करेंगे ना अपने हाथों से, या आप अगर आसपास अपने क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को आप साफ करके कर सकते हैं। पर प्लांट तो अपने आप को, कोई भी अगर इन्वायरमेंट हॉट या कोल्ड जैसा कोई भी इन्वायरमेंट मिल रहा है, ह्यूमिडिटी मिल रही है, तो अपने आप को नहीं बचा सकता ना। हम तो बचा सकते हैं, सर्दियों में कपड़े मोटे पहन लगते हैं, गर्मियों में पतले पहन लगते हैं, उसके हिसाब से अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, हम अडेप्ट कर लेते हैं। पर प्लांट को क्या करता है, प्लांट नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए उसको बचाने के लिए क्या होती है भाई, सेल वॉल होती है। तो ये हमारे आउटसाइड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के हैं, और ये हमारे पर मोस्टली किस में मिलती है, हमारे प्लांट्स में मिलेगी मेनली, तो हमारे फंजाई और एल्गे में मिलेगी, कुछ एक बैक्टीरिया में भी मिल जाएगी, और क्या मिलेगी आपको, सेल वॉल मिलेगी, पर मेनली आपको किस में नहीं मिलेगी, एनिमल्स में नहीं मिलेगी। और किसकी बनी होती है भाई हमारी ये, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई है। काइटिन की किस में बनी होती है, आपकी फंजाई में आपके काइटिन की बनी होती है। वो एक और आपके जो है बैक्टीरिया, उसमें किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है हमारे, ठीक है। ये भी काइटिन भी क्या, पॉलीसेक्राइड्स है। आपके सेलुलोज भी क्या, पॉलीसेक्राइड है। जब आप पढ़ेंगे ना न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, तो उसमें आएगा कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, लॉन्ग चेन होते हैं भाई हमारे कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज की लॉन्ग चेन किसकी होती है, ग्लूकोज की होती है हमारी, ठीक है। ये हमारा काइटिन हो गया, फंगल की सेल वॉल हमारे काइटिन की बनी होती है, तो बता ही दिया है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं ना हमारे, कौन से किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आपके इंसेक्ट्स आएंगे सारे। तो सबसे ज़्यादा स्पीसी भी एनिमल्स में आप देखें किसकी मिलती है स्पीसीज, आपके आर्थ्रोपोडा जो किंगडम है उसके ही उसका आर्थ्रोपोडा जो आपके फाइलम है, उसी के एनिमल्स की क्या मिलती है, स्पीसीज मिलती है ज़्यादा। तो उसकी जो कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटन या बाहर से जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो भी काइटिन की बनी होती है। ये हमारे डिफरेंस देखते हैं भाई, प्लांट की सेल क्या होती है, थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, अभी हमने पढ़ ही लिया है। और हमारे एनिमल की छोटी होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें, और प्लास्टिड भी एब्सेंट होते हैं, किसमें, एनिमल सेल में। किसमें प्रेजेंट है, आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट है। चलिए जी, अब हम देखते हैं, अब सेंट्रोसोम किस में एब्सेंट है भाई, हमारे प्लांट में एब्सेंट होगा। क्या करता है भाई सेंट्रोसोम, सेल को डिवीजन में हेल्प करता है। तो प्लांट को इतनी सेल के डिवीजन की हेल्प की जरूरत नहीं होती, उसमें स्टोरेज होता रहता है सेल का। पर हमारे सेल में डिवीजन के लिए कौन जरूरी है भाई, आपके सेंट्रोसोम जरूरी है। वेक्यूल बताई थी हमने कल, डायग्राम में आपने देखा था ना कि सबसे बड़ा साइज होता है हमारा इसका भाई, हमारे वेक्यूल होती है किसमें भाई, प्लांट्स में बड़े साइज की होती है, और एनिमल्स में वेक्यूल क्या होती है, छोटे साइज की होती है। क्योंकि प्लांट को क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में हमारे पानी स्टोर पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो स्टोरेज के लिए उनमें वैक्यूल ज़्यादा बड़े साइज की होगी, और एनिमल्स में छोटे साइज की होगी। तो जी हमारा पूरा चैप्टर आज का जो हुआ था, सेल के बारे में जितना था इतना ही सेल के बारे में पढ़ना था हमें, तो पूरा हमारे सेल के बारे में हो गया है। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे टॉपिक आपका, कल हम स्टेम सेल स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है वो क्या है, बेस है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि सेल क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है। क्योंकि आप जैसे आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, तो अगर आपको जीनोम नहीं पता तो कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए हमने जीनोम पढ़ा, क्रोमोजोम आप पढ़ेंगे, ये थोड़ा बहुत भी अगर क्रोमोजोम में चेंजमेंट आएगा, जब आप डिजीज वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता तो होना चाहिए ना कि कितने क्रोमोजोम है, कैसे उनमें चेंजमेंट आ सकता है।
तो वो इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन कवर किया है। तो ठीक है, आपको कैसी लगी क्लास बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। अगर कोई भी चेंजमेंट चाहिए तो आप बताइएगा, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज करें और आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। अभी तक तो हमारी तरफ से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी आपको कमी लगे तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।